हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। निश्चित रूप से एकदम मस्त होंगे। चलिए, आज का क्लास भी मस्त होना है। आप लोग एकदम ध्यान दे दीजिए गंभीर से, एकदम सिंसियर होके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक चल रहा था, जिसमें से हम बच्चों को किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के पहले मेरा था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ये तो 3 पॉइंट पर चर्चा हो गई थी। उसमें से कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा कर देंगे, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप आइए, एकदम ध्यान दीजिए, सिंसियर होके, गंभीर होके ध्यान देंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ईएमएफ ऑफ ए सेल। उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सेल का विद्युत वाहक बल। इंग्लिश फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि इसको ई से डिनोट करते हैं, और ई बराबर आपको रिजल्ट आया था बी प्लस आई इंटू आर। ये रिजल्ट आपको मिला था। तो उसमें से ये ई हो गया आपका ईएमएफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स नहीं है, ये एनर्जी का रूप है, एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन इसको फोर्स नहीं मानना है। हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, इसको कहते हैं। भी हमारा हो जाता है सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में कहेंगे सेल के सिरों के बीच का विभवांतर, I इंटू आर। इसको बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। लॉस्ट वोल्ट इसको बोलते हैं। सेल के अंदर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्ट का लॉस, वोल्टेज का लॉस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लॉस्ट वोल्ट। लॉस्ट वोल्ट इसीलिए इसको बोला जाता है कि सेल के अंदर में जो चार्ज को फ्लो होने में जो एनर्जी खर्च होता है, वो खर्च एनर्जी हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, वह मीनिंगलेस हो जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं लॉस्ट वोल्ट। आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। आर क्या हो गया आपका? इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो इसमें से पहला पॉइंट का डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन हो चुका था। ये फॉर्मूला मैं आपको लाके दिखा चुका था। अब इसमें हम बच्चों को समझने का जरूरत है कि ये ईएमएफ क्या है। तो आप बच्चों को मैंने सिखाया था कि कोई भी सेल होगा, उस सेल का सिंबल हम लोग इस तरह से दिए थे। ये यदि एक सर्किट है, इस बाहर का रेजिस्टेंस आर है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो हम बच्चे लोगों ने ये सभी बातों को सुना था, पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका है यहाँ तक। तो जिसमें से हम लोगों को देखना है कि सेल के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को लाने में जो अपोज करता है, वो अपोज कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट। सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, वह इलेक्ट्रोलाइट उसके फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करता है। उसी अपोजिंग नेचर को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण होल सर्किट में चार्ज फ्लो होने के क्रम में जो सेल के अंदर चार्ज जब फ्लो होता है, उस समय जो एनर्जी का लॉस होता है, वह हमारे लिए मीनिंगलेस होता है, वह हमें कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। एक्सटर्नल वायर में जो फ्लो होता है, वह हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन सेल के अंदर में जो फ्लो होता है,
उसमें जो एनर्जी एक्सपेंड होता है वो हमारे लिए यूजलेस होता है, उसी को कहते हैं लॉस्ट वोल्ट। ठीक है, तो इतने सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो यह सेल इस सर्किट में करंट फ्लो कराएगा, वो कितना करंट फ्लो करा सकता है, आई। तो मैं आपको यहां पर कह सकता हूं कि कोई भी सेल, इसको बोलेंगे मेन करंट, मेन करंट फ्लोज इन द सर्किट के लिए लास्ट में आपको बाय सेल तो उसमें से आपको बताया था मैंने आई इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर, ये लिखाया था मैंने। इसको वर्ड में बोलूं मैं कि सर इसको मैं कहूंगा टोटल ईएमएफ, हिंदी में कहेंगे कुल विद्युत वाहक बल। आर प्लस आर होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हुआ आपका किसी भी विद्युत परिपथ में। इस पूरे सर्किट को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे इसको, हिंदी में कहते हैं विद्युत परिपथ। इस विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल जब करंट फ्लो कराता है तो वह करंट का मान कितना होगा, तो हम लोगों को आगे भविष्य में जाके किसी भी कंडीशन में डायरेक्ट आई बराबर ई बाय आर प्लस आर लिख देना है। अब इसमें आर प्लस आर हमेशा होगा, ये चेंज भी होगा, ये ई भी चेंज होगा, लेकिन वर्ड चेंज नहीं होगा। वर्ड हमेशा बोलेंगे टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हिंदी में कहेंगे विद्युत धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, कुल विद्युत वाहक बल बटे समतुल्य प्रतिरोध। यही बातें हम लोगों को वहां पर बोलना पड़ेगा। तो चलिए, इतना सब बेसिक बातें हो गया। अब उसमें से देखते हैं हम लोग कि सर करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में, ये पूछता है। तो एक नंबर में ये बात बताएंगे हम लोग। फिर हम लोगों को कहता है लॉस्ट वोल्ट कितना होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग को पूछता है लॉस्ट वोल्ट, लुप्त विभव, लुप्त विभव ये बोला जाता है। तो यहां पर सर हम लोग कहेंगे ये लॉस्ट वोल्ट किसको बोले हैं, आई आर को। यहां से हो जाएगा आई इंटू आर विच इज इक्वल टू, आई आर का मान लेना है तो भी को इसमें आके माइनस कर दीजिएगा, तो ई माइनस भी। तो लॉस्ट वोल्ट हो जाएगा आई आर बराबर ई माइनस भी। सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा, ईएमएफ होगा, उसमें सेल के टर्मिनल के बीच जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको माइनस करेंगे तो वह हमारा हो जाएगा लॉस्ट वोल्ट का वैल्यू निकल जाता है। तो सर्किट में लॉस्ट वोल्ट कितना होगा यदि ये पूछा जाएगा तो हमारा जवाब होगा आई इंटू आर बराबर ई माइनस भी। तो ये हमारा हुआ पिछले क्लास का सारांश। अब उसमें से हम लोग देखेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूं, आप इसको सिंसियर होके याद रखिएगा। चलिए, अब हम यहां पर आपको बताने का कोशिश करते हैं कि किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किस किस के कारण वह चेंज होगा, उसको हम लोग ध्यान से सीखेंगे। इसमें जितनी भी बातें आपको बताऊंगा, ये सारी बातें जब हम आगे का थ्योरी पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, वहां पर आपको ये सारे वर्ड काफी मदद करेंगे। और ये जो बच्चा नहीं समझा रहेगा वहां पर कुछ बातें उसको जबरदस्ती मानकर आगे चलना पड़ेगा। इसीलिए ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यदि इसको समझेंगे तो किरचॉफ्स लॉ समझेंगे, किरचॉफ्स लॉ समझेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ से आता है और रेजिस्टेंस से आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस के थ्योरी को हम लोग खूब अच्छा से पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े होंगे उसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छा से वीडियो खोज के। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं
इससे किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे शुक्रवार को हम लोग को न्यू टाइम टेबल पर। तो वो न्यू टाइम टेबल के लिए मैंने टाइम को सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को पूछा था, बताया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था। तो व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 700 बच्चे 800 बच्चे जुड़े हुए हैं और उसमें मात्र 70 बच्चों ने जवाब दिया। मतलब इतने बच्चे कहाँ सोए हुए हैं। उनको यस और नो लिखने में भी, टाइम को लिखने में भी इतनी भारी लगती है, तो फिर पूरा फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर का जवाब कैसे देंगे। यस नो में भारी लगता है। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell depends upon the following terms. हिंदी हो गया, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आएगा। पहला पॉइंट इसमें आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में लिख रहे हैं, तो इट लिख देंगे, समझ जाइएगा किसके बारे में लिखे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज डायरेक्टली proportional to the separation between two plates, या इसको इलेक्ट्रोड भी बोलेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड होता है। तो चलिए इसमें से देखेंगे। कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसका मतलब हुआ कि सर कोई भी सेल है, ध्यान से समझिएगा, सेल में ये दो प्लेट आपके पास होता है, दो इलेक्ट्रोड। इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का यदि डिस्टेंस को मैं आर मान लूं, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस को मान लीजिए कि डी मान लेते हैं तत्काल देखो, और इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आर से डिनोट करते हैं, तो कहता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो दोनों का डिस्टेंस यदि बढ़ाते जाएंगे तो सर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। दोनों के डिस्टेंस को घटाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनेगा। तो क्या कह रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स और एनोड और कैथोड बोलेंगे इसको। इसका मतलब हुआ कि किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, वह आंतरिक प्रतिरोध दोनों प्लेट के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। राइट, एक बात, दूरी बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी घटाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा। सेकंड पॉइंट इसमें याद रखना है आपको, इसको हिंदी में बोल दिया, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा वर्ड है। सिर्फ ये लाइन याद रखिएगा माथा में, आपको क्लियर रहेगा, ज्यादा सेंटेंस लंबा चौड़ा नहीं है। अब कहता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, आप लोग को ध्यान में रखना है यहां पर, प्लेट्स एरिया, या कहेंगे एरिया ऑफ प्लेट्स dipped in electrolyte
वेरी गुड। ये प्लेट का जितना सा भाग लिक्विड में डूबा हुआ है उस भाग का जो एरिया होगा उस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये वाला भाग जितना सा लिक्विड के अंदर में है, बाहर वाला भाग से मतलब नहीं है, इसका एरिया यदि हम ए मानते हैं तो ध्यान में रखना होगा। तो कहता है इट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट में मीन्स लिक्विड के अंदर जो डूबा हुआ भाग है प्लेट का उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान इलेक्ट्रोलाइट मीन्स लिक्विड के अंदर डूबे हुए प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यहां पर मैं इसको लिखूंगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इस तरह से लिखूंगा। यदि प्लेट का एरिया को अधिक डुबाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, कम डुबाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो लिक्विड के अंदर का एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, लिक्विड के अंदर का एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दो बार बोल दिए, सुन लिया, ये है सेकंड पॉइंट, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये हुआ। तीसरी बात है इसमें क्या होगी उसको हम लोगों को समझना है। एकदम गौर से एक एक पॉइंट को सुनिएगा, याद रखिएगा। अब कहता है सर ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी डिपेंड करता है, तो मैं कहूंगा यहां पर इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, ध्यान से देखिएगा, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो इस लिक्विड में यहाँ डुबाए हैं ये यही है इलेक्ट्रोलाइट। जो लिक्विड है इस लिक्विड को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट और प्लेट को कहते हैं इलेक्ट्रोड। प्लेट को क्या कहते हैं, इस प्लेट को कहते हैं इलेक्ट्रोड। पिछले दिन बात बता चुके हैं, लिक्विड को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हिंदी में विद्युत अवघट है ना, इलेक्ट्रोड में हुआ एनोड और कैथोड। अब कहता है कि डिपेंड्स अपॉन द नेचर, प्रकृति कि ये कैसा है लिक्विड, कंसंट्रेशन सांद्रता, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, लिक्विड केमिकल का जो है सांद्रता कंसंट्रेशन कैसा है, और टेम्परेचर ताप कैसा है। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ध्यान से सुनना, इसके अंदर यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं यदि उसका सांद्रता बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। डिपेंड्स लिख देने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझिएगा। यहाँ पर मतलब सांद्रता बढ़ने पर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये बातें याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मीन्स आर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज with the increase of concentration, लिख देंगे, समझ जाना, टेम्परेचर के साथ साथ आर का मान बढ़ता है सांद्रता और ताप के बढ़ने के साथ साथ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में इतना बात आपको याद रखना है, इसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं से आपको पूछ दिया जाता है, आपको भविष्य में जरूरत पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, इसमें से पढ़ रहे थे, फार्मूला में भी देख रहे थे, भी को खूब गौर से समझना होगा क्योंकि आगे का थ्योरी पढ़ने में ये भी आपको बहुत परेशान करेगा। क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ का भी मात्रक हुआ यूनिट हुआ वोल्ट, और जो विभवांतर बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसका भी मात्रक होता है वोल्ट। तो ये काफी कंफ्यूज कराता है बच्चों को, इसलिए यहां पर कंसंट्रेट होकर सुनना और समझना पड़ेगा। ईएमएफ को मैं बोल देता हूं शॉर्टकट में, ध्यान से सुनिएगा। होल सर्किट में सेल के साथ साथ सर्किट में जो वायर जुड़ा होगा या जो भी इंस्ट्रूमेंट जुड़ा है उस पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में जितना वर्क होता है उसी को बोला गया है ईएमएफ, ठीक है। और फिर कहता है कि सर्किट में
दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बाहर में जो चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क होता है वो कहलाता है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का यूनिट वोल्ट होता है, दोनों का डायमेंशन सेम, दोनों का यूनिट सेम, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, इतनी बातें जानना है। तो यहां पर जब सेल सर्किट में जोड़ते हैं तो सेल के दो टर्मिनल जो होंगे वही वह कैथोड एनोड टर्मिनल, उस दोनों टर्मिनल के बीच सर्किट के बाहर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा और किस किस परिस्थिति में उसका मान क्या होगा उस पर हम लोग विचार करें। टॉर्च का जो बैटरी हम लोग खरीद के लाते हैं दुकान से वह 1.5 वोल्ट का होता है। वो जो 1.5 वोल्ट लिखा है वही है बैटरी का सेल का ईएमएफ। वो क्या है? सेल का ईएमएफ, उसी को बोलते हैं, वही है 1.5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो ईएमएफ है। अब ध्यान देंगे गौर से, जितना भी सोर्स है करंट उत्पन्न कराने वाला, सर्किट में करंट देने वाला जितना भी सोर्स है उस सभी सेल का ईएमएफ कुछ ना कुछ होगा। आपका सेल है ये आपका, फिर आप देखोगे जनरेटर पढ़ेंगे 7th चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में, जनरेटर के द्वारा जो करंट लेते हैं उस जनरेटर का भी ईएमएफ होता है, वहां भी ईएमएफ पढ़ेंगे और यहां भी सेल में भी ईएमएफ पढ़ रहे हैं। मतलब सेल बोलना कोई जरूरी नहीं है, हम यहां बोल सकते हैं सोर्स ऑफ करंट का ईएमएफ होगा। जो भी करंट हमें देने वाला सोर्स है उसका ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब वह वर्क करेगा पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में, वह जितना सोर्स, वह सोर्स जितना वर्क करेगा वही वर्क है आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। राइट, ये ध्यान देंगे आप। चाहे आप चले जाएंगे 7th चैप्टर में भी जाएंगे, डायनेमो के द्वारा भी करंट निकालेंगे, किसी सर्किट में करंट कितना होगा तो बाबू मैं याद रखेंगे। आज जो लिखे थे लास्ट में जाके जो मिटा दिए हैं उसमें जो लिखे थे मेन करंट I इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही मेन फार्मूला हुआ। कोई भी सोर्स ऑफ करंट जो होगा वह कितना करंट सर्किट में भेजेगा उसका मेन फार्मूला आया है टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आगे हम लोग टोटल ईएमएफ पर और गप करेंगे। एक ही सेल नहीं होगा, बहुत सारा सेल हो सकता है, एक ही सोर्स नहीं होगा, 2-4 सोर्स हो सकते हैं, तब वहां पर सोचेंगे, एग्जांपल देके आपको बताएंगे। अभी आप इंटरनल रेजिस्टेंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो आपको बताया। अब आपको मैं बताऊंगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो भी था, भी के बारे में, भी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी के बारे में पूछ सकता है, उस पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और उसके लिए से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बन सकेगा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि आप देखे होंगे गौर से, क्लास को आप जब सुनते हैं सुनने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद आपको फीलिंग्स होता है ओह अच्छा ये तो बात गौर से नहीं सुने, ये तो कन्फ्यूजन हो गया। फिर आप वीडियो देखते होंगे, फिर आप सोचते होंगे, तब लगता होगा ओह, मन के अंदर एक फीलिंग्स आता होगा कि नहीं सुनने में मैंने कुछ ना कुछ कंजूसी कर लिया है। तो चलिए अब वो कंजूसी को ख़त्म करना है और यहाँ पर ईमानदारी से मेहनत करना है। अब आपको मैं नोट में दूसरा पॉइंट में बना रहा हूँ, नोट में ही बताते जा रहा हूँ ये सब बातें। उसमें क्या बता रहा हूँ गौर से देखिएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल सेल के सिरों के बीच का विभवांतर, सेल के सिरों के बीच का विभवांतर, यदि ये बातें हैं तो आइए इसमें, इसको हम सुन रहे हैं, इसका सिंबल भी यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें कुछ बातें आएगा उसको गौर से हम लोग विचार करके समझेंगे और दिमाग में सेट करेंगे। राइट, तैयार है सुनने के लिए? यस सर। हम लोग आराम से कह सकते हैं कि कोई भी क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट के में सेल के दो टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर होता है वह विभवांतर का मान 1 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक
ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं विभवांतर कहते हैं, टर्मिनल के बीच का विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, आपको यहां पर देखना है कि कोई भी क्लोज सर्किट है, आपको फिगर बताए थे, फिगर बार बार बनाना जरूरी नहीं है, आप समझ जाएंगे। कोई भी क्लोज सर्किट है, बंद परिपथ है, उस बंद परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क होता है उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। आइए गौर से यहाँ पर देखेंगे सेल के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप सभी बच्चों ने अनुभव कर लिया था। यहाँ पर एक छोटा सा चीज आपको, अच्छा चलिए बाद में बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हम सभी बच्चों ने पढ़ा था E = V प्लस I इंटू स्मॉल r बोले थे। तो यहाँ से यदि मैं आपसे पूछूं तो V = आप क्या कहोगे, E - I इंटू r। ये बातें आप बोलने के लिए तैयार हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें से देखेंगे पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज को सेल सहित फ्लो कराने में जो वर्क होता है, लेकिन सेल के अंदर में जो एनर्जी खर्च हो जाता है उतना सा एनर्जी घट गया, इसमें जो बचा वही बचा आपका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब इसमें से देखेंगे हम लोग तो यहां पर क्लियर पता चल रहा है इन क्लोज्ड सर्किट, याद रखेंगे एक बात, इन क्लोज सर्किट में ना बंद परिपथ में आपको देखने को मिलेगा, इस लाइन को देख के कोई भी विद्यार्थी समझ सकता है V इज लेस देन E। कोई भी बंद परिपथ का बात मैं करूं तो वहां पर आपको बोलना होगा कि सर्किट में सेल के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, वो सेल के ईएमएफ से छोटा होगा। मतलब वर्ड में लिखना चाहेंगे टर्मिनल PD पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। हमेशा सही नहीं होगा, कभी कभी ये बातें चेंज हो जाएगा, उसी को गौर से सीखिएगा। कंडीशन हुआ इन क्लोज सर्किट, बंद परिपथ में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन ईएमएफ, मतलब सिरों के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप इसको, ये लाइन को याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग जरा सा इसमें कुछ विशेष बात को ध्यान देने देखेंगे, आगे सीखेंगे। अब उसमें से विशेष बात में हम लोग देखेंगे कि सर ये टर्मिनल पोटेंशियल कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा तुमको, टर्मिनल पोटेंशियल में कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा हिंदी मीडियम बुक में विभव पतन, इसको अभी हिंदी में कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां समझ जाइएगा इसी चीज को बोला जा रहा है विभव पतन। पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को विभव पतन भी बोला गया है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं, यहां पर नोट में पहला पॉइंट लिखते हैं। जो मेन बात था वो हम लोग को दिमाग में चला गया है कि सेल में दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर ये लिखते हैं। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं और यहां से आगे बढ़ेंगे और नई नई बातों को सीखेंगे। पॉइंट वाइज करके मैं लिखूंगा, जहां से आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। आइए गौर से देखिएगा, पहला पॉइंट हमारे सामने क्या होना चाहिए। तो कहता है क्या है कि कोई भी सेल के बारे में बात करें हम लोग, तो उसमें से देखोगे आप बच्चों लोग कि सबसे पहले उसमें याद रखना है कि जब सेल का यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, सेल लाए बाजार से और उसको हम लोग सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ दिए तो सेल उस सर्किट में करंट फ्लो कराना चाहेगा, तो उस समय सेल डिस्चार्ज होने लगेगा। क्या होने लगेगा? सेल डिस्चार्ज होने लगा। तो डिस्चार्ज जब होने लगा सेल, उस समय तब आप ध्यान देना है आपको कि सेल जब डिस्चार्ज होगा तब उस समय उसका पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब पूरा डिस्चार्ज हो गया, फिर से हमने उसको चार्ज करना शुरू किया। जब चार्ज करेंगे तब उस समय पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। और जब बाजार से सिर्फ लाए थे, कोई यूज नहीं किया था मैंने, सिर्फ ला के रखा था घर में,
उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अलग अलग केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान थोड़ा बहुत चेंज करेगा। वो क्या चेंज होगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं। केस 1 में पॉइंट नंबर 1 में लिखते हैं हम लोग, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल का मतलब हुआ व्हेन सेल flowing current in the circuit डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, इसका हिंदी में समझना है, सेल का डिस्चार्जिंग समझना है। कब होता है जी, जब सेल परिपथ में धारा भेजता है, प्रवाहित कराता है, तो उसका केस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इस केस में आपको ध्यान से देखना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, इस समय आपको मैंने आपको सिखाया था, अभी जो सर्किट बना के दिखाया था यही था। तो इस समय होगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस समय जो बोलेंगे भी बराबर आपको कहना होगा E माइनस आई इंटू आर, ये आपका होगा। इस समय आप आराम से कह सकते थे V लेस देन E, आपको कहना होगा। यहां पर ऐसे केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका घट जाता है और EMF बड़ा हो जाता है। यह केस आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कहता है कि सर जब चार्जिंग होने लगेगा, चार्जिंग ऑफ ए सेल, इसका मतलब हुआ व्हेन, ध्यान से देखिएगा, व्हेन सेल टेकिंग करंट, जब सेल करंट लेता है, जब सेल धारा लेता है। आइए गौर से इस सर्किट को दिखाते हैं। इसका सर्किट अभी बनाए थे, यहाँ पर जो मिटाए हैं वही था आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग का। चार्जिंग मतलब चार्जिंग ऑफ ए सेल, चार्ज सेल का मतलब एक चार्जर है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए एक चार्जर है, चार्जर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, इसको बोलेंगे चार्जर। जिसे चार्ज करते हैं चार्जर, उसको हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये निगेटिव टर्मिनल हुआ। उस समय आप देख रहे थे कि सेल करंट भेज रहा था। अब ये जब चार्जर से जोड़ेंगे सेल को, तो सर ये सेल नहीं भेजेगा, सेल को ही ये करंट देगा। मतलब सेल करंट ले रहा है। तो ऐसे केस में आपको कहा जाता है कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल लेंगे, मान लीजिए ए, मान लीजिए ये पॉइंट बी हो गया, इस दोनों के बीच जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यदि भी से डिनोट करके रखता हूं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप बच्चे ध्यान देना एकदम गंभीर होके। ऐसे केस में इस सेल का EMF ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो क्या होता है यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर देखा जाएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा, कहाँ लिखे इसको, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ए और बी के बीच का विभवांतर, वो जब लिखेंगे तो यहाँ पर बी ए माइनस बी भी हम बोल सकते हैं, तो उसको भी से डिनोट करेंगे। तो ये भी का मान जो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग E प्लस आई इंटू आर लिखिएगा। यहाँ पर थोड़ा विचार करना होगा गंभीर से। यहाँ पर इसने जो कार्य करना चाह रहा है उस कार्य का मान यहाँ पर है आपका भी। तो ये जो इसका भी होगा, ये क्या कर रहा है, परिपथ में भी करंट फ्लो करा रहा है और सेल के अंदर भी करंट फ्लो करा रहा है। तो वहां पर टोटल एनर्जी ऐड कर देंगे। और ऐसे केसेस में जब आपका चार्जिंग के केस में होगा, तब आपको कहना होगा V इज ग्रेटर देन E। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं
आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों मिला तब भी हुआ है। इसका मतलब भी अकेले ई से क्या है, बड़ा हो जाएगा, भी इज ग्रेटर देन ई, और डिस्चार्जिंग के केस में भी लेस देन ई। ये दो केस आपने सुना, ये दोनों केस को एकदम माइंड में सेट करके याद रखना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में मैं यहां पर समझ सकता हूं कि सर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल जो है वो हमेशा डिस्चार्जिंग के केस में नहीं, चार्जिंग के केस में हमेशा जो है वो आपको कहना होगा कि ईएमएफ से बड़ा हो जाएगा। इसके पीछे एक छोटा सा सोच कहेंगे हम लोग कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर जो लॉस्ट हो रहा है वो लॉस्ट ना होकर इस सेल के द्वारा भेजा हुआ जो रेजिस्टेंस होगा उसके कारण जो लॉस होगा वो हमारे लिए कोई काम का चीज नहीं होगा। लेकिन इस चार्जर के द्वारा जो होगा वो तो उसके अंदर आके स्टोर एनर्जी हो रहा है, वो मेरे लिए बेकार नहीं होगा, वो एनर्जी हमारे लिए यूजफुल होगा। तो वैसे केसेस में ये भी जो हो जाएगा हमारा ईएमएफ से बड़ा हो जाएगा और हमको तब भी ग्रेटर देन ई करना होगा। दो बातें आपको याद रखिएगा। बहुत जगह ऑब्जेक्टिव में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और इसी फार्मूला का यूज करके सवाल बना लेते हैं और उनसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। जैसे चार्जिंग आएगा वहां पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर माइनस टर्म यूज हुआ है वो नहीं लिख के हमको यहाँ पर भी इक्वल टू ई प्लस आई आर यूज करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये दो केस हुआ। तीसरा केस हम लोग देखेंगे, बैटरी बाजार से लाए और उसको मैंने अभी सर्किट में जोड़ा ही नहीं है, ओपन सर्किट है कहीं पर, मतलब वो चार्ज करंट फ्लो करता ही नहीं है। तब वैसे केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आइए बहुत प्यारा सा टर्म आपके सामने आ गया, उसको सीखना है गौर से। आइए बहुत गौर से देखेंगे। नंबर 3 में हम बच्चे लोगों के पास जो सोचने का जवाब तरीका होगा वो यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे। when the cell is open circuit, मैं कहूँगा यहाँ पर when the cell in ओपन सर्किट खुला हुआ सर्किट है। जब वो सेल किस में जुड़ा हुआ है, खुला हुआ सर्किट में जुड़ा हुआ है। इसको इस तरह से समझिएगा बाबू मेरे, बहुत बड़ा बात नहीं है लेकिन फिर भी एक बार दिखा देना जरूरी है। ये आपका स्विच है, के बोलते हैं, ये अभी ऑफ है, इसको बोलोगे। ऑफ होने का मतलब इसको टच नहीं कर रहा है, इसको प्रेस कर देंगे, टच कर जाएगा तो ऑन हो जाएगा। तो ऐसे केस में सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा सर। जब करंट फ्लो ही नहीं होगा, सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहरी रेजिस्टेंस आर है, तो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, इस भी के बारे में विचार करें। तो सर यहाँ पर कहेंगे इस केस में करंट आई क्या होगा आपका, 0 होगा। जब करंट आई होगा 0 तो लॉस्ट वोल्ट आपका हो जाएगा I इंटू आर, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बीच का विभवांतर वी ए माइनस वी बी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं और वो होता है ई माइनस आई इंटू आर। तो डियर स्टूडेंट भी इक्वल टू ई माइनस 0, तो यहाँ पर कहेंगे भी इक्वल टू ई। आप देख रहे हो प्यारे बच्चों मेरे, आपको दिमाग में याद रख लेना होगा। ये सब काफ़ी छोटा छोटा पॉइंट है जहाँ पर मिस्टेक होने का चांस मैक्सिमम होता है बच्चों से। आपने देखा कभी भी बड़ा भी हो गया, कभी भी छोटा भी हो गया, अब कह रहे हैं भी बराबर भी है। तो बराबर कब हुआ, जब सर्किट ओपन है, मतलब सेल को लाए और जोड़ के रखे हैं बस, और कोई काम धंधा नहीं हो रहा है, वहाँ करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होगा कब, जब ऑन करेंगे तब। तो सर्किट ओपन होने का मतलब ऑफ है, वो क्लोज होने का मतलब बंद परिपथ, मतलब ऑन है और करंट फ्लो हो रहा है, तब वहाँ पर भी का मान अलग होगा। लेकिन ये अभी बराबर हो गया। तो
तो आपको याद रखना होगा, जब सर्किट ओपन है, खुला हुआ सर्किट है, तब आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का ईएमएफ दोनों बराबर होता है। जैसे बाजार से आप खरीद के सेल लाते हैं, उसका ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट, टॉर्च वाला जो सेल है, और उसका यदि कोई पूछ दे आपको, अरे बाबू इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 1.5 वोल्ट। लेकिन सर्किट में जोड़ देंगे और स्विच ऑन कर देंगे, तब उस समय कहेगा, तब कहोगे V बराबर E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, राइट। सेट हुआ मन में? यस सर, सेट हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें एक पॉइंट और है जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको ध्यान से देखते रहिएगा। फिगर रहेगा, अब इसमें एक चीज नया चीज सिखाना है आपको, इसलिए फिगर को रहने दीजिए। चौथा पॉइंट में कहते हैं कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाने का मीनिंग क्या समझेंगे हम लोग? जब किसी सर्किट में कहीं पर कहता है शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या समझेंगे? तो नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड। इसका मतलब हुआ सर, शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब, जब भी कभी आ जाए शॉर्ट सर्किट का मतलब, आप कह देंगे कि उसके दोनों टर्मिनल के बीच विदाउट रेजिस्टेंस वाला कोई वायर जुड़ा है। तो विदाउट रेजिस्टेंस वाला वायर जोड़ने का मतलब, विदाउट रेजिस्टेंस वायर जो है, वो वायर विदाउट रेजिस्टेंस वाला वायर यदि दोनों टर्मिनल के बीच कनेक्ट हो जाता है, तो उस समय ये जो रेजिस्टेंस आर है वो क्या मानना पड़ेगा आपको? 0 मानना पड़ेगा। तो वैसे केस में क्या संभावना है, क्या हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा सा चीज है। तो ऐसे केस में आप इंटरेस्ट के साथ विचार करोगे, ध्यान के साथ विचार करोगे, तो आपको मिल जाएगा यहां पर। तो विदाउट रेजिस्टेंस वाला जब वायर जुड़ा रहेगा, तो ये आर आपका 0 हो गया। तब ये जो सेल को जैसे ऑन करोगे, अब ऑफ नहीं है, ये ऑन हो गया, क्लोज सर्किट बन गया। क्या बन गया? क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज सर्किट है। और यहां पर इस दोनों पॉइंट के बीच विदाउट रेजिस्टेंस वाला वायर जुड़ गया। इसका मतलब सेल से लेकर यहां से यहां तक में कोई सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहरी प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज 0। बाह्य प्रतिरोध, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध जब सर्किट में होगा ही नहीं, तो डियर स्टूडेंट, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, इस समय परिपथ में धारा का मान कितना होगा? परिपथ में धारा है ना, परिपथ में धारा कितना कहोगे आप लोग? तो डियर स्टूडेंट, आपने अभी तो सीखा था, क्या कहोगे? I इक्वल टू EMF बाय रेजिस्टेंस R प्लस R लिखते थे ना, तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पर कह दोगे I इक्वल टू E बाय स्मॉल r। ध्यान दीजिएगा, यही हुआ मैक्सिमम करंट। या सेल अधिक से अधिक कितना करंट दे सकता है? E बाय R के बराबर करंट दे सकता है, इससे ज्यादा करंट नहीं दे सकता है, क्योंकि बाहर का परिपथ का प्रतिरोध क्या हो गया? शून्य बन गया। वो मतलब बाहर में कोई अपोजिंग नेचर नहीं है, जो भी अपोज हो रहा है सिर्फ सेल के अंदर हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में करंट या सेल इस सर्किट में मैक्सिमम देगा, और वो I बराबर हो जाएगा E बाय R। तो यदि वो इतना करंट दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो ऐसे केसेस में सर मैं आपको कहूंगा टर्मिनल, ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा प्यारे बच्चों? V इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r। तो गौर करके देखना, V बराबर E माइनस I के जगह लिखेंगे E बाय R इंटू R, ये कट गया, तो V बराबर हो गया आपका कौन चीज? 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से इसको देखिएगा डियर स्टूडेंट।
गड़बड़ गड़बड़ स्थिति आपके सामने दिख रहा है, और यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है और बच्चों को परेशान कर देता है। जब सर्किट शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, तो सबसे पहले उसका मीनिंग समझना है। शॉर्ट सर्किटेड का मीनिंग समझना है कि उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वह नेग्लिजिबल हो गया, वह जीरो हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कब हुआ? जब विदाउट रेजिस्टेंस वाला वायर सर्किट में जुड़ेगा तब उसको कहा जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या? डायरेक्ट प्लस माइनस जुड़ गया। यही हम लोग सोचते हैं व्यवहारिक जीवन में। तो इसका मतलब बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस समय यह सेल मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सर्किट में, और उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आपको जवाब मिल गया 0। आप यहां पर देखेंगे, राइट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो याद रहेगा ना? यस सर, यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा। तो चलिए, ये था आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। छोटा सा पॉइंट था, लेकिन बातें इसमें बहुत सारा हुआ। अब हमारे पास जो मेन पॉइंट था, आप 10 मिनट परफेक्ट समय दीजिए। ग्रुपिंग ऑफ सेल पे जाते हैं। अब 2 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 10 सेल, 20 सेल जोड़ेंगे, तब क्या होगा? तो बार बार शब्द बोल रहे हैं, टोटल 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 ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल, टोटल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल। जरा सा उसका कंसेप्ट ले लेते हैं हम लोग, तब फिर आगे बढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में जाएंगे। सपोज कर लीजिए आप लोग, टोटल ईएमएफ निकालने की बात कैसे होगी? तो यहाँ पर नोट में 5वां पॉइंट आप ध्यान से सुन के याद रखिएगा। ये 5वां पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, या नोट में अलग से लिख देता हूं, यह नोट से अलग पॉइंट हो जाएगा कि सर, इफ 2 cells are connected, तो ऐसे केस में क्या होगा? 2 सेल को मैं ले रहा हूं, एक सेल आप ध्यान दीजिएगा इस तरह से रखा गया यहाँ पर, ये है, दूसरा सेल भी इसी तरह से है। ये सेल मैंने खरीद के लाया बाजार से, इसका ये हुआ ईएमएफ E1 मान लेते हैं, दूसरे सेल का ईएमएफ E2 ये मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसका मान लेते हैं R2। तो ऐसे केसेस में मैं आपसे पूछूंगा 2 बात। टोटल ईएमएफ यदि आपको निकालने कहेगा, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो डियर स्टूडेंट, E बराबर मैं कहूंगा, अब ध्यान देना है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, मतलब एक कैथोड हुआ, दूसरा एनोड हुआ। कैथोड एनोड मतलब इस सेल का डिफरेंट इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। तो ऐसे केसेस में टोटल ईएमएफ जब लेना है तो आप दोनों सेल के ईएमएफ को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो टोटल ईएमएफ आपको मिल जाएगा। अब कहेगा कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो आप ऐसे केस में आंतरिक प्रतिरोध को R बराबर कहते हो, तो ध्यान दोगे गौर से, ये दोनों जब, चाहे वो दोनों प्लेट्स सेम जुड़ा रहे या डिफरेंट जुड़ा रहे, टोटल ईएमएफ हमेशा यहाँ पर लिखेंगे R1 प्लस R2 ही लिखेंगे। ये एक पॉइंट हुआ आपका यहाँ पर। दूसरा कैसा कनेक्शन हो सकता है? दूसरा कनेक्शन ये हो सकता है इस तरह से, इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, इस तरह का सेल आपको जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए, 2 कैथोड एक साथ कनेक्ट हो गया, ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पर डिसिमिलर कनेक्ट है प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस कनेक्ट है सिमिलर, यहाँ था डिस सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, यहाँ पर सिमिलर है, सिमिलर प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर टोटल ईएमएफ सपोज कर लीजिए E1, इसको सपोज कर लीजिए E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2। तो यहाँ पर मैं इसके लिए जवाब यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल ईएमएफ। तो आप बच्चों को जवाब देना है E इक्वल टू, यहाँ पर जवाब दीजिएगा E1 माइनस E2। अब इसमें डिसाइड करना होगा बड़ा कौन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ E1 इज ग्रेटर देन E2,
सपोज कर लीजिए ये 1.5 वोल्ट है, ये 1.2 वोल्ट का है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो ऐसे केस में टोटल ईएमएफ लेना होगा E1 माइनस E2। अब यदि यही बड़ा होता तब लिखते हम लोग E2 माइनस E1, तो ये होगा टोटल ईएमएफ, यहाँ पर माइनस करके लिखना पड़ेगा। ध्यान से समझ में आया? सिमिलर रहने पर ऐसा होगा, डिसिमिलर रहने पर ऐसा होगा। और तब इंटरनल रेजिस्टेंस R क्या लिखेंगे? R ऑलवेज सेम। इंटरनल रेजिस्टेंस को लिखने में कोई चेंज नहीं होगा, उसको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है रेजिस्टेंस को। लेकिन ईएमएफ का बड़ा छोटा चेंज होने से सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस का महत्व है। तो ये हुआ आपका टोटल ईएमएफ, जो बार बार बोलते थे कि एक सेल रहेगा तब तो उसका जो सेल का ईएमएफ है वही टोटल ईएमएफ है। 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल भी जुड़ा रहेगा तब टोटल ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, तो यह स्टेप हुआ आपका टोटल ईएमएफ के बारे में सोचने का। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल्पना कीजिए, यहां पर आप बच्चे ध्यान से देखना कि बहुत सारे सेल कनेक्ट है एक साथ, तब उस कंडीशन में उस सर्किट में करंट कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये सब बातें समझना है। तो आइए गौर से हम बच्चे लोग अब देखेंगे। यहाँ पर पॉइंट स्टार्ट होगा। नोट में और एक बात बताएंगे और एक क्वेश्चन भी बताएंगे, तब बताएंगे। नोट में यहाँ पर देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के लिए एक छोटा सा बात, फार्मूला डायरेक्ट लिखना चाहे तो कैसे होगा। तो सपोज कीजिए कि हमारा एक सर्किट है, उस सर्किट में एक सेल इस तरह से जुड़ा हुआ है। सेल का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। यह सेल इस सर्किट में करंट भेज रहा है I। तो डियर स्टूडेंट, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकालना चाहें तो ये टर्मिनल पोटेंशियल जो है डिफरेंस ए और बी के बीच का, वो मान लेते हैं V है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यदि V है तो आप लोगों ने पढ़ चुका था, यहाँ पर अभी करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हुआ डिस्चार्जिंग। कौन केस हुआ ये? डिस्चार्जिंग का केस हुआ ये। तो डिस्चार्जिंग के केस में आप लोगों ने देखा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आपने देख लिया था V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। ये हम बच्चों ने देख लिया है। तो यहां से हम लोग आई आर लिखना चाहें तो कह सकेंगे E माइनस भी। ठीक है, और यहां से स्मॉल r बराबर लिखना चाहेंगे E माइनस भी बाय आई हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन कब? जब सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मालूम हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मालूम हो, ईएमएफ कितना सेल का वो मालूम हो तब। लेकिन ऐसा स्थिति में हो सकता है कि सर हम लोग यहाँ पर आई बराबर पढ़े थे E बाय आर प्लस आर पढ़े थे ना, हम लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर, या छोड़िए इसको, ओम्स लॉ का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। फ्रॉम ओम्स लॉ हम बच्चे लोग कह सकेंगे V इक्वल टू पढ़ते थे आई इंटू आर। तो ऐसे केस में आप देखेंगे यहाँ पर V के जगह पर या I को रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ से I को यदि मैं रिप्लेस करता हूं तो I को रिप्लेस करूंगा तो I इक्वल टू लिख सकता हूं V बाय आर। तो I के स्थान पर V बाय आर हम लोग पुट करना चाहें तो क्या हो सकता है? तो देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू आपका हो जाएगा E माइनस भी बाय आर। तो आपका हो जाएगा R इक्वल टू E
माइनस V इंटू आर बाय V है, तो V से डिवाइड करके अलग अलग कर दीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इंटू आर। डायरेक्ट आप इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में आप देखिए गौर से, करंट का कोई चर्चा नहीं हुआ। हम सर्किट में करंट फ्लो करा के एक्सपेरिमेंट कराएंगे, तब इंटरनल रेजिस्टेंस बताएंगे। कोई जरूरी नहीं है, हमको ये देखना होगा कि ईएमएफ कितना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट में जोड़ा गया है वो कितना है। ये तीन चीज की जानकारी यदि हो जाए, हम उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बता सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट हुआ, जिसको हम बच्चों को याद रखना है, आगे के लिए हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक वो आपका। अब आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल यदि उसको बताना शुरू करते हैं अभी तुरंत, तो एक लंबा क्लास हो जाएगा, कम से कम आधा घंटा का और हो जाएगा। तो उसको हम लोग अगले क्लास में अगले टुकड़े में बांटेंगे। कल आपको फिर इसी टाइम में बताएंगे। अभी इस थ्योरी को जो बताया गया, इस पर तुरंत एक क्वेश्चन कम से कम कर लीजिए, तब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस यदि सर्किट में कभी निकालने आता है या तो कैसे सोचेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, उसको कर लीजिए, तब फिर हम लोग छुट्टी मनाएंगे आज। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, लिखिएगा। The reading on a high resistance voltmeter on a high resistance voltmeter when cell is connected in circuit is 3 volt and external resistance is 4 ohm, then voltmeter reading drops to 1.2 volt. Find the internal resistance. Internal resistance. अब चलिए गौर से देखेंगे हम लोग यहाँ पर सवाल के मीनिंग को समझना चाहते हैं। कोई भी सेल जो आपका है वो कितने वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है। तो सेल का ईएमएफ ई हो गया तुम्हारा 3 वोल्ट। अब कहता है कि उसको कनेक्ट किया गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो आर इक्वल टू हो गया 4 ओम। तब उसका वोल्टमीटर का रीडिंग घट गया, मतलब घट गया, क्या घट गया, भी वो वैल्यू हो गया 1.2 वोल्ट। जब आप बाजार से खरीद के लाए थे तो उसका ईएमएफ ये है 3 वोल्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से उसको कनेक्ट करेंगे, तब उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा और वो घट के वोल्टमीटर का रीडिंग घट गया 1.2 वोल्ट। मतलब पहले ईएमएफ 3 वोल्ट था, अब वो घट के हो गया, V के बराबर हो गया
1.2 वोल्ट हो गया, तब इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो आप यदि उस फार्मूला को याद रखेंगे तो डायरेक्ट जवाब हो जाएगा R इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। यदि वो याद है तो 10 सेकंड में हो जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा लंबा सोचना पड़ेगा। फिर इस फॉर्मूला को लाने में जितना सा सोचे थे वो आपको करना पड़ेगा। तो इसको याद रखा 3 बाय 1.2 माइनस 1 इंटू 4। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ये जो भी होगा 6 ओम हो गया आपका। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताएंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होता है वह मैक्सिमम करंट, अधिक से अधिक करंट देता है। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कम से कम रखना चाहिए। तो उसका थ्योरी होगा आगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए ठीक है, ओके। अब हम लोग फिर कल क्लास हो जाएगी इसी तरह से, नोटिस मिल जाएगा आपको। ये मान के चलिए 5 बजे क्लास होना है, 5 बजे क्लास आपकी होगी। आप एकदम जुड़े रहेंगे ध्यान से। कॉमन क्लास है, हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड हो गया, यहाँ पर दोनों तरह से मिला जुला लिखा गया है, ठीक है। तो फिर हम लोग कल बात करते हैं। रेडी, ओके।